सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलग। आज बात करेंगे एक ऐसी पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी की जो कि हमारे देश के चंद ऐसे पौराणिक नगरों में से एक है जो कि 3 पवित्र नदियों की त्रिवेणी पर बसे हैं। ये है उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी नगर बागेश्वर। बागेश्वर नगर पवित्र सरयू, गोमती और भागीरथी की त्रिवेणी पर बसा एक नगर है। इस नगर का संबंध भगवान शिव से है। पुराणों के अनुसार यह नगर महादेव के कहने पर उनके प्रिय गण चंडीश द्वारा बसाया गया था। इस नगर का एक खास पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि इस नगर में बसावट का विस्तार कब से आरंभ हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये बागेश्वर की यात्रा। बागेश्वर, जिसे स्थानीय हिंदी कुमाऊनी प्रयोग में बक्सर भी उच्चारित किया जाता है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित एक नगर है। ये नगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 470 किलोमीटर और राज्य राजधानी देहरादून से करीब 332 किलोमीटर दूर है। बागेश्वर को साल 1997 में अल्मोड़ा जिले से अलग करके एक पृथक जिला बनाया गया था। इससे पहले ये अल्मोड़ा का ही हिस्सा था। यह क्षेत्र, जिसमें अब एक बड़ी बसासत के रूप में आकार ले लिया है, ऐतिहासिक रूप से पूर्व में दानपुर के नाम से जाना जाता था। 7वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर कत्यूरी वंश का शासन था। 13वीं शताब्दी से कत्यूरी साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और उसके बाद इस क्षेत्र में चंद्रयुगीन शासन काल का युग आरंभ हुआ, जो कि सांस्कृतिक और स्थापत्य के लिहाज से एक स्वर्ण युग साबित हुआ। बागेश्वर नगर के बीचों बीच बागनाथ जी का एक पौराणिक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की आधारशिला कत्यूरी शासक भूदेव ने 7वीं शताब्दी में रखी थी। उसके बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 16वीं शताब्दी में चंदवंश के राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था। यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है। इसमें शिव शक्ति की यह जलहरी पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी एक साथ स्वयंभू रूप में इस जलहरी के मध्य विराजमान हैं। इस मंदिर की शानदार और आलीशान स्थापत्य कला यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी अचंभित करती है। देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों के पर्यटक भी यहाँ आकर शिव के इस रूप के दर्शन करके जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर बाघ रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना गया। कालांतर में यही नाम अपभ्रंश होकर बागेश्वर हो गया। भगवान शिव के बाघ रूप का यही प्रतीक ये देवालय आज यहाँ पर भव्य रूप में स्थापित है। बागनाथ मंदिर के पास ही सरयू और गोमती नदी का पवित्र संगम है। पर्वतराज हिमालय की गोद से निकली सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर स्थित यह स्थल ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस स्थान के पौराणिक इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी जी से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं।
ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली रही है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब वशिष्ठ जी हिमालय से सरयू को ला रहे थे, तो सरयू ऊपर ही रुक गई क्योंकि मार्ग में मार्कंडेय ऋषि बैठे थे। ऋषि का ध्यान भंग होगा करके सरयू नदी ऊपर ही रुक गई। तब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। वशिष्ठ जी ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि सरयू को रास्ता चाहिए। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, मैं आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करूँगा। मैया से बोले कि तुम गाय बनो, मैं बाघ बनता हूँ, मैं तुम पर झपटूंगा, तुम चिल्लाना जोर से। दोनों ने रूप बदला, शिव जी बाघ बने, मैया गाय बनी। बाघ झपटा गाय पर, गाय चिल्लाई जोर से। तो मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग हुआ, वो दौड़े गाय को बचाने। तब तक सरयू नदी आगे बढ़ गई। तब उन्होंने कहा कि मार्कंडेय ऋषि ने कि आज से आप यहाँ पर व्याघ्रेश्वर रूप में विराजमान रहोगे। तब से यहाँ पर पुराना नाम इस जगह का व्याघ्रेश्वर है, जो बिगड़ते बिगड़ते बागेश्वर हो गया। बागनाथ मतलब बाघों के नाथ, बाघ रूप रखा था शिव जी ने यहाँ पर। समय पर यहाँ पर मंदिर बनते रहा, टूटते रहा। कहते हैं कि पांडवों भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी मंदिर बनवाया। जब टूटते, उसके बाद कत्यूरों ने इसको मंदिर बनाया था। कत्यूरों ने भी यहाँ पर 7वीं शताब्दी में मंदिर बनाया था। उसके बाद ये मंदिर जब टूट गया तो चंद्र राजाओं ने, राजा लक्ष्मी चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार कराया 16वीं शताब्दी। इसमें जो मेन शिलालेख है वो दुर्लभ, वो अप्राप्य है। ऐसा कहा जाता है कि 200 साल पहले यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी। वो सारे शिलालेख और वो मंदिर वगैरह जो बाकी के मंदिर थे वो सारे बह गए, केवल ये बकाया रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम तो आंध्र प्रदेश से आए हैं। आंध्र प्रदेश से, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो बागनाथ जी के बारे में आपने सुना था पहले? हाँ सुना था, इसीलिए दर्शन के लिए आया। और बागेश्वर के बारे में भी सुना था आपने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार। हाँ। तो कैसा लगा आपको बागेश्वर? बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक है ये बागेश्वर हमारा। हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। तो पूरा 10 लोग आया इधर, पूरा 10 लोग दर्शन किया। बहुत स्वामी जी का आशीर्वाद ले लिया है। आपके आंध्रा में भी बड़े बड़े इस तरह के हिस्टोरिकल मंदिर हैं। विष्णुवर्धन जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 18वीं सदी के प्रारंभ में बागेश्वर मात्र 8 से 10 घरों की एक छोटी सी बस्ती थी। 1860 आते आते यह स्थान 200-300 दुकानों और घरों वाले एक कस्बे का रूप धारण कर चुका था। मुख्य बस्ती मंदिर से संलग्न थी। सरयू और गोमती नदी में लकड़ी के 2 बड़े मजबूत पुल मौजूद थे, जिसमें दोनों तरफ के गांव के लोगों का आवागमन सुलभ होता था। 1871 में आई सरयू की भयानक विनाशकारी बाढ़ ने नदी के किनारे बसी बस्ती को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि दोनों नदियों के पुराने पुल भी बहा दिए। फलस्वरूप 1913 में यह वर्तमान झूला पुल बना, जो आज तक प्रयोग में लाया जाता रहा। लेकिन कुछ समय से कुछ सुरक्षा कारणों के लिए इसे आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द इसमें फिर से आवागमन सुचारू होगा। दूसरी तरफ गोमती नदी का पुल 70 के दशक में जीर्ण शीर्ण होने के कारण गिरा दिया गया और उसके स्थान पर नया मोटर पुल बन गया। तो आइए नगर के कुछ पुराने मूल व्यापारियों के वंशजों से नगर की बसासत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारी जो ये बसासत है यहाँ बागेश्वर की, ये पहले से ही इस प्रकार की थी, मिश्रित प्रकार की बसासत थी। तो हमारी जो उम्र है उसके अनुसार मुझे ये लगा कि हम एक बीच की कड़ी में पैदा हुए। उस बीच की कड़ी का मीन से है कि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ गई थी, लेकिन बाकी भौतिक संसाधनों में मोबाइल वगैरह नहीं आया था। रोड कंडीशन भी बढ़िया नहीं थी। लेकिन क्या है कि उस समय मतलब बागेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा था, बागेश्वर बस रहा था। यहाँ पे जो है जो बसासत थी वो पहले जैसे सामने की तरफ है, ये भिलेश्वर वार्ड है, इसमें बिल्कुल नहीं थी ये भिलेश्वर वार्ड में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो मेन बसासत थी वो ये परिधि में थी। ये जो डेल्टा है, ये जो भूभाग जो है सरयू नदी और गोमती नदी के ऐसे कट करके, देखिए हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं। ये गोमती नदी है, उधर सरयू नदी है, इसके बीच का जो डेल्टा है ये ही बसा हुआ था। और इसमें मुख्यतः सा और रावल लोग बसे हुए थे। ये जो सामने है ना, यहाँ पे इस पूरे भेड़े में से फ्यूम्स उठती थी गर्मियों के दिनों में, गर्म लपट है।
ये हम अपनी आंखों से देखते थे, आप कैमरे में भी कैद करते थे, उसको फ्यूम से उठती थी। जो बंजर डाना में उठू ना कपड़ चट्टानों से, वो उठता था इसमें। अब देखिए बसासत के बाद इस एरिया में एक एक दो दो आम के पेड़ लगे, केले के पेड़ लगे, ये पूरा एरिया सुंदर हो गया है। 84 का ऊपर का क्षेत्र हुआ है, बढ़िया हो गया है। रावल और शाह लोग मुख्य यहाँ पर की बसासत थे। रावल लोगों ने पूजा का कार्य किया और उन्होंने मंदिर की देखभाल करी, ये तो आप जानते हैं। और हम लोग बिजनेस के एस्पेक्ट से आए, लेकिन हमारे बुजुर्ग इस जगह पे जो बसे, नदी का किनारा है, तो मुझे ये लगता है कालांतर में, क्योंकि मेरे फादर को कृषि की बहुत अच्छी नॉलेज थी और उनको वेदांग की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो उनको ये नॉलेज आने का कारण ये है कि वो नदी के किनारे बैठे स्वयं कृषि करते होंगे वो। और यहाँ पे नंतिन बाबा जी का ये जो सामने कुटिया देख रहे हैं, नंतिन बाबा जी की है। वो एक साधक तो थे ही, जिनको योग की अच्छी जानकारी थी। दूसरा वैद्य के हिसाब से नंबर 1 वैद्य, जो सर्जरी वगैरह भी कर लेते थे, जिनके बारे में प्रचलित है, वो उस टाइप के थे। चंद राजाओं का बनाया हुआ जैसे टेम्पल है, इसमें जो खास बात है, जो देखने लायक बात है, जो कि ये चंद राजाओं ने जैसे मंदिर को बनाया। और अब इसमें क्या है कि जो बड़ी शिलाएं हैं, जो ऊपर इसके मतलब तीसरे परकोटे में जो बड़ी शिलाएं रखी गई हैं, उसमें क्रेन की व्यवस्था नहीं थी। देखिए बैलेंसिंग के सिद्धांत पे इसको रखा गया, मतलब एक साइड पत्थर रख के दूसरी साइड शिला रख करके ऐसे बैलेंसिंग के सिद्धांत पे इसको चलाया गया। हालांकि ये टेक्निक पूरी तरीके से पुरातत्व वाले भी उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी था बेहद कठिन काम था उस समय, बहुत कठिन काम है। तो ये है बागेश्वर नगर के एक और सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक मंगल स्वीट्स, जिस प्रतिष्ठान को बागेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में मंगल जलेबी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जलेबी की महक बागेश्वर नगर के साथ साथ पूरे दानपुर पट्टी तक फैली है। ये तो बहुत पुराना है, हाँ, ये कम से कम 100 साल पुराना होगा। ये हमारे बुबू जी ने, श्री गोविंद सिंह परिहार जी उनका नाम। उसके बाद फिर हमारे पापा लोग 4 भाई थे, उन लोगों ने संभाला। हाँ, एक ये पापा के नाम से हुआ। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब कैलाश सिंह परिहार जी ने संभाला। उसके बाद अब हम ही संभाले। हाँ, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे। तो काफ़ी लोग आते भी हैं, नाम सुन के आते हैं पापा जी का। तो आने वाले समय में ये चीज़ बरकरार रहे। हाँ, ये बरकरार रहे। रेट हमारे सबसे ठीक ठाक रेट मिलते हैं, जाके और गरीब लोग भी खा सके। हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? दुकान तो पहचान ही गए होंगे ना? जी हाँ, यही है आपकी हमारी मनपसंद ऑल टाइम फेवरेट करण स्वीट्स, जिसे आप और हम शॉर्टकट में करंस के नाम से जानते हैं। हाँ, खाए हैं गोलगप्पे, मुझे पता है। हमारा बागेश्वर बहुत पुराना शहर है, पौराणिक शहर है। हमारा परिवार बागेश्वर में 1800 के बाद से, मेरे परदादा जी के टाइम से तब से यहाँ बसा है। हम वैसे जखवाल लोग, हम अल्मोड़ा से हमारे परदादा जी यहाँ आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कार्य किया, फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने कार्य किया, पिताजी ने कार्य किया, फिर अब ये हमारी नई पीढ़ी है। हमारे परदादा जी लोगों ने यहाँ पर को राशन से लेके बहुत सारे उनके काम थे, जैसा मैंने अपने दादाजी लोगों से सुना है। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने जखवाल तंबाकू करके, हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बढ़िया कारोबार था। मतलब बागेश्वर का एक माइलस्टोन कह सकते हैं आप उस समय का, जखवाल तंबाकू। इतना बढ़िया काम होता था। तिब्बत, हमको दादाजी लोग बताते थे, उत्तरायणी के मेले में तिब्बत से यहाँ बड़े लोग आते थे और हमारा तंबाकू लेके वहाँ जाते थे। कानपुर से लोग आते थे, बहुत दूर दूर घाटियों से यहाँ लोग आते थे और हमारा तंबाकू लेके जाते थे। और उसके बदले, पहले तो पैसा नहीं चलता था, उसके बदले हमको सामान मिल जाता था। जैसे दानपुर से हो गया तो वहाँ की दालें हो गई, राजमा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, भांग के दाने हो गए। और वहाँ तिब्बत से हो गया नमक हो गया, जम्बू गंदरैनी हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हमको उनसे मिल जाती थी। इसको व्यापारिक शहर भी बोला जाता था, बहुत बड़ा कारोबार होता था यहाँ पर को। फिर उसी परिवार से हम थे। फिर धीरे धीरे तंबाकू का काम हमारा कम हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग ये अब
मिठाई के कारोबार में 1997 से हम लोग अब ये मिठाई का कारोबार कर रहे हैं। उससे पहले तक जफाल तंबाकू करके हमारा कार्य चला। फिर उसके बाद हमने अब ये हमारा मिठाई का काम है और उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च क्वालिटी के साथ बागेश्वर के लिए हमें अब ये कार्य कर रहे हैं, बागेश्वर की जनता के लिए, कि उनको अच्छी क्वालिटी, जैसे हमारे पिताजी ने, हमारे परदादा जी ने क्वालिटी का काम किया है, वही कार्य अब मैं, मेरे भाई साहब, हम दोनों मिलकर इस बागेश्वर शहर के लिए कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश्वर और भीलेश्वर की पहाड़ियों के मध्य बसे इस नगर की छटा अत्यंत मनोहारी है। मानो कुदरत ने इस नगर को स्वयं अपने हाथों से सजाकर दो नदियों के बीच करीने से रख दिया हो। बागेश्वर में भगवान बागनाथ के दर्शन को आने वाले लोगों को नीलेश्वर महादेव के भी दर्शन करके आने की सलाह दी जाती है। ये नीलेश्वर महादेव बागेश्वर नगर के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान शंकर का नीलकंठ रूप देखने को मिलता है। ये नीलेश्वर महादेव मंदिर बागेश्वर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थान पर स्थित है। नीलेश्वर की पहाड़ी से आप पूरे बागेश्वर नगर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। नीलेश्वर की पहाड़ी के ठीक सामने भीलेश्वर की पहाड़ी है, जहां पर बागेश्वर की नगर देवी मां चंडिका विराजमान है। मां चंडिका को बागेश्वर की नगर देवी का दर्जा प्राप्त है। माता चंडिका को चंद शासकों के कुल पुरोहित आचार्य राम पांडे जी ने सन 1680 में चंपावत से यहाँ लाकर स्थापित किया था और आज भी उनके वंशज इस मंदिर के पुजारी हैं। चंडिका के इस पवित्र मंदिर में हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर हजारों भक्त पूजा और दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंडिका और नीलेश्वर महादेव यहां से नगर पर आने वाली मुसीबतों और आपदाओं से नगर की रक्षा करते हैं। बागेश्वर एक धार्मिक नगर है, पौराणिक नगर है। यहाँ पर मान्यता ये है कि शिव पार्वती ने यहाँ पर प्रकट हुए थे और शिव ने बाघ का रूप धारण किया था, तो पार्वती ने गाय का रूप धारण किया था, ऐसी मान्यता है। और उसी के बाद उस मान्यता के अनुरूप यहाँ पर एक बागनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर सरयू, गोमती और लुप्त सरस्वती, इनका यहाँ पर संगम माना जाता है। तो बड़ी धार्मिक यहाँ पर मान्यता है, पौराणिक शहर है और एक व्यावसायिक केंद्र भी यहाँ पर पुराने समय का माना जाता है। जब तिब्बत और भारत में व्यापार हुआ करता था, तो वो एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी ये विकसित हुआ। धीरे धीरे बागेश्वर अल्मोड़ा जिले पर निर्भर था। अल्मोड़ा हमारा जिला हुआ करता था, उसके बाद बागेश्वर जिला बना। जब बागेश्वर जिला बना तो उसके बाद यहाँ पर लोकल स्थानीय प्रशासन के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। लोगों ने निजी तौर पर भी काफ़ी विकास किया है, जैसे लोगों के निजी तौर पर मकान बने हैं और सड़कों का कुछ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हुई हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे हमारा ये शेरे हैं, ये डेवलप हो गए हैं। जैसे मंडल शेरा है, कठैतबाड़ा है, तहसील है, ये इलाके डेवलप तो हुए, लेकिन यहाँ पर एक मास्टर प्लान नहीं होने की वजह से यहाँ पर रास्ते नहीं हैं, जल भराव की समस्या यहाँ पर होती है। तो और कई समस्या हमें होती है, शहर में जाम की समस्या है। इतना समय हो गया कि हमारे रिंग रोड नहीं बन पाई है, हमारे कोई बाईपास नहीं है बाहर निकलने के, तो बड़े वाहन भी शहर में आते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कतें भी हैं। मुझे लगता है कि पिछली सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। क्या दिक्कतें हैं वो हमारे जनप्रतिनिधियों का, मुझे लगता है कि ध्यान इस तरफ जरूर जाएगा।
तो ये मुझे लगता है कि बागेश्वर में काफ़ी डेवलप हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अगर व्यवस्थित तरीके से ये होता और एक नियोजित विकास जिसको हम कह सकते थे वो अगर होता, तो मुझे लगता है कि बागेश्वर एक सुंदर बागेश्वर के साथ साथ एक उत्तराखंड का एक बेहतरीन शहरों में एक शुमार होता। को अक्सर बागेश्वर शुद्ध शब्द है। बागेश्वर ये कालांतर में जब गोरखा लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय इसका अपभ्रंश स्वरूप बागेश्वर हुआ। बाग धन ईश्वर बागेश्वर इसका प्रॉपर नाम है। तो इसमें ऐतिहासिक महत्व तो इसमें मार्कंडेय ऋषि का ही है। इन्होंने स्कंद पुराण की रचना की और स्कंद पुराण में लेकर के इन्होंने जितने भी यहाँ पर देवी देवताएं हैं उनका अलग मठ मंदिर उनकी स्थापना की। बाहर से जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने इन मंदिरों को फिर मूर्त रूप दिया। सबसे पहले 7वीं शताब्दी में बागनाथ मंदिर का वास्तविक स्वरूप सामने आया और उसके बाद चंद राजाओं के पीरियड में इनका मंदिर का विकास हुआ। यहाँ पर रावण के वंशज बाणेश्वर भी आए। वो शिव जी की तपस्या करते करते एक बहुत पूजनीय व्यक्ति हो गए थे, लेकिन अपने क्रमांकगत कुलागत जो इनका स्वभाव था इसको छोड़ नहीं पाए और उन्हें फिर राक्षसी प्रवृत्ति का आश्रय लिया। बागेश्वर नगर के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात जो इसे अन्य नगरों से एकदम खास बनाती है वो है इस स्थान की एक बड़े तीर्थ के रूप में मान्यता। और लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बागनाथ मंदिर के समीप मौजूद सरयू गोमती के इस पावन संगम को मोक्षदा तीर्थ की मान्यता प्राप्त है। लेकिन उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के समीप स्थित इस पंचदशनाम जूना अखाड़े में कई युगों युगों से प्रज्वलित इस अखंड धुनी की अपनी एक खास मान्यता और शक्ति है। माना जाता है कि ये धुनी यहाँ पर सतयुग से लगातार जल रही है और एक मान्यता यह भी है कि ये धुनी भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह के समय से ही यहाँ प्रज्वलित है। इस पवित्र अग्नि को सदियों से यहाँ पर शवदाह अथवा अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। एक लकड़ी और मात्र ₹1.25 भेंट के आदान प्रदान के रूप में ये परंपरा सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। ऐसी मान्यता भी है कि इस अग्नि से मृत आत्मा को परम धाम में स्थान मिलता है। भगवान बागनाथ की इस नगरी के साथ सिख समुदाय की भी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बागनाथ मंदिर के समीप सरयू नदी के किनारे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहिब मौजूद है, जिसकी स्थापना आज से 500 वर्ष पूर्व स्वयं गुरु नानक देव जी ने की थी। सरयू के किनारे मौजूद इस गुरुद्वारा थड़ा साहिब में सुबह शाम गुरुवाणी का पाठ होता है और इसके अलावा गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर यहाँ पर गुरुवाणी पाठ, शबद कीर्तन और लंगर होता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा बांगेश्वर द्वार इतिहासिक गुरुद्वारा है थड़ा साहब। धन गुरु नानक साहब जी इस स्थान ते आए सी बहुत साल पहलों। इतिहास सरवण करिए, देवी का मंदिर हुंदा है ते हर साल एक भेटा दित्ती जाती सी उत्थे। धन गुरु नानक साहब जी आए, एक माता रोंदी, ओहदा कल्ला कल्ला बेटा ही। वो सच्ची पुकार सुनी गई, धन गुरु नानक साहब जी नूं याद किया, धन गुरु नानक साहब जी उहदे लागे आ गए। उन्हें पूछा बेटी क्यों रोनी है? वो बोली कि मेरा बेटा कल्ला कल्ला है, इहदी भेटा चढ़नी है, पंडित कहिंदे ने। उत्थे हर साल भेटा चढ़दी है। बांगेश्वर गुरुद्वारे के लागे कोई मंदिर पैंदा है ते उत्थे फिर धन गुरु नानक साहब जी ने माता नूं सद्दिया। उत्थे मतलब दर्शन किए, पंडितां कोल नहीं आई।
उन्होंने अपनी शक्ति के नाल माता नूं आंदा उन्होंने पूछा कि इत्थे भेटा दी जाती है बंदे की, उन्हें कहा नहीं, मंदिर दे विच नारियल जल प्रसाद चढ़ाया जाता है, फुल, मैं भेटा नहीं मंगदी। वो बच्चे नूं बचाया गया। आ इतिहासिक गुरुद्वारा है, जो इथों मंगते हैं वो सानूं प्राप्त हुंदा है। असीं पढ़दे हां, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोलै, इहां उहां सुच होवै, अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का होए व्यापारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहिब जी। सरयू और गोमती के संगम पर स्थित इस खूबसूरत बागेश्वर को उत्तर की काशी भी कहा जाता है। इस नगर के उत्तर में सूरज कुंड तथा दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। देखिए, ये जो बागेश्वर है ये बहुत प्राचीन नगर है और ये कुमायूं का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नगरों में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एक लोक गाथा है राजुला मालुसाई, तो उसका आज भी वो लोक गाथा पूरे मतलब ये जनमानस में गाई जाती है और बहुत ही महत्व से उसको गाया जाता है। तो उस समय हुणदेश के सोनपत सौका और बैराट के मालुसाई के मतलब ऐसा है कि इस समय जो प्रेम गाथा या पर आधारित है, जिसमें राजुला हुणदेश के ये जो अपने सौका हैं उनकी सोनपत सौका की लड़की हुआ करती थी और मालुसाई बैराट नगर के राजा, जो बैराट चौखुटिया से आगे गेवाड़ में पड़ता है, वहाँ के ये राजा के सुपुत्र थे और वो दोनों यहाँ बागनाथ मंदिर में आए थे और दोनों की या पत्नियों में आपस में वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने दोनों की औरतों ने ये कहा कि हम निसंतान हैं और भगवान बागनाथ के यहाँ अगर हम रात भर एक थाल दीपक का जला के चलेंगे तो हमारे बच्चे होंगे। और उन्होंने ये भी तय किया कि अगर लड़का या लड़की दोनों का एक लड़का या एक लड़की हो गई तो दोनों आपस में समझन बन जाएंगे। तो तब से आप लगा सकते हैं जिसको हम हजारों साल पहले की प्रेम गाथा कर सकते हैं, जिसको हीर रांझा से भी पहले की हम इसको प्रेम गाथा बोल सकते हैं। तो इसलिए अब हमें राजुला मालुसाई एक प्रेम गाथा के रूप में, अब तो हमारे कुमायूं के जो यूनिवर्सिटी है उसमें हिंदी विभाग में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं ये कत्यूरी काल में। कत्यूरी काल में जो अपना कत्यूरी जब ये राजा हुए तो उनका राजधानी बहुत बड़ी थी और राज्य का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था। तो उन्होंने जोशीमठ के बाद यहाँ बैजनाथ को अपना राजधानी बनाया और बैजनाथ बहुत समय तक कत्यूरी काल में कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है। और आज भी बैजनाथ में बहुत प्राचीन मंदिर हैं बैजनाथ के, और हाट उसी समय का प्रचलित है, तली हाट, मल्ली हाट, सली हाट वगैरह ये कहते हैं। तो इसलिए बाजार भी उन्होंने बसाए थे। आज भी वहाँ पर पुराने प्राचीन नौले हैं और उन नौलों में मूर्तियाँ सब थी। और उसके बाद आज भी अगर बैजनाथ में कोई कहीं पर खुदाई करता है, पुराना खंडहर खोदा जाता है या खेत में गहरा खोदा जाता है, तो वहाँ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और मूर्तियाँ आज भी मिल जाती हैं, जो कई मूर्तियाँ और सिक्के अल्मोड़ा के संग्रहालय या लखनऊ के संग्रहालय में सुशोभित हैं, जो बैजनाथ के कत्यूरी काल के इतिहास को बताते हैं। बागेश्वर की पौराणिकता और बागेश्वर का इतिहास पक्ष बागेश्वर नगर का वो इसी बगड़ के आसपास आपको मिलेगा। पौराणिकता तो इसलिए क्योंकि जब वैदिक व्यवस्था में आपने मकर संक्रांति के दिन सूर्य को प्रणाम करने की बात सोची और पवित्र स्नान के बाद गंगजली चढ़ाते हुए, गंगा का जल चढ़ाते हुए सोची, तो बागेश्वर की ये जो संगम है, जिसको हम त्रिवेणी भी साबित करते हैं, पंचतरणी भी साबित करते हैं, और संगम तो है, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा। तो मकर संक्रांति पर गंगा का पानी सूर्य को अर्पण करते हुए स्नान के बाद का इतिहास पक्ष तो है ही है। ये जो सरयू का बगड़ है, ये इतिहास बन जाता है स्वतंत्रता संग्राम में आकर। 1921 आपने देखा होगा, वैसे तो 1822-23 के बाद ही कुली नहीं देंगे, लेकिन उसका जो चरम है, जहाँ हम कह सकते हैं कि था वो आंदोलन जीता गया, जहाँ जाके हम कह सकते हैं कुली प्रथा खत्म हुई, तो वो 1921 की मकर संक्रांति, ठीक है ना। तो 1921 की जो मकर संक्रांति 13 तारीख को पड़ी थी, 13 जनवरी को पड़ी थी। 1921 की 12 जनवरी जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण था इस बगड़ के लिए भी और बागेश्वर के नगर के लिए भी। तब मेरे को लगता है कि बागेश्वर में बहुत से जुलूस निकलते हैं, बहुत से प्रदर्शन होते हैं, राज्य आंदोलन में भी निकले थे, लेकिन 12 जनवरी 1921 में
जो जुलूस निकला था उसमें एक लाल रंग के कपड़े में इन्होंने लिखा था कुली बेगार बंद करो, नहीं देंगे, और वो उसी बैनर के साथ पूरे में जुलूस निकला था। दस्तावेजों में है कि 10,000 के करीब लोग उसमें थे। 12 तारीख जनवरी के दिन जब जुलूस निकला तो उसमें 10,000 आदमी तो जुलूस में थे। देखिए उसमें बड़ा जोरदार, छतों की मुंडेर पर घरों की खिड़कियों से जो लोग झांक के देख रहे थे, तो एक प्रकार का, देखो डर के मारे कई लोग नहीं निकलते घरों से, लेकिन जुलूस को मुंडेर से झांकना, खिड़कियों से झांकना, तो एक मौन समर्थन भी तो होता है ना जुलूस के साथ। तो 10,000 आदमी अगर सड़क में इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे थे, तो करीब 2-3-4 हजार लोग अपनी खिड़कियों से, अपने मुंडेरों से उस जुलूस को सलाम कर रहे थे, उस इनकलाब को सलाम कर रहे थे। इतिहास पक्ष था बागेश्वर। 12 जनवरी 13 नहीं। अब 12 जनवरी के दिन आपको मैं बताऊं कि 10 जनवरी को डायबलिस्ट जो कमिश्नर थे वो अपने 21 अधिकारियों और करीब 500 बंदूक की गोलियों के साथ बागेश्वर पहुंच चुके थे। यही बगल के नदी के किनारे डाक बंगला है इनका, वहां वो ठहरे थे। वो भी डाक बंगला एक ऐतिहासिक पक्ष में आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद। तो फिर आती है 12 के बाद 13 जनवरी, मकर संक्रांति 1921 की। उस दिन फिर जुलूस निकला था और बहुत बड़ा जुलूस। उसकी संख्या के बारे में अटपटाहट है। 10,000 तो पहले दिन थे ही थे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत दुगनी हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं नहीं 10,000 के आसपास फिर भी थी। मतलब यह कि रात भर में प्रशासन लोगों को डरा नहीं पाया। 1921 वो ऐतिहासिक दिन है जब दुनिया के सबसे ज्यादा अहिंसक आंदोलनों में एक कुली बेगार के खिलाफ चला जो आंदोलन था, उसका समापन कहेंगे, वो जीता जाता है, जनता जीतती है। इसी बागेश्वर बगड़ में उस सामने का जो पोर्शन आपने देखा था, यहाँ पर 10,000, 12,000, 14,000 की भीड़ थी। माल गुलजार लोग जो और थोकदार लोग जो रजिस्टरों के मालिक थे, जिनके पास कुलियों के रजिस्टर रहते थे, उन्होंने अपने रजिस्टर यहाँ फेंक कर सत्ता से कहा था, अंग्रेज सत्ता से कहा था, अपनी बेसिक सत्ता से कहा था गुड बाई, अब हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, अब हम आपको गुलाम नहीं देंगे, मजदूर नहीं देंगे। तो वो एक ऐतिहासिक पक्ष है बागेश्वर का, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इसके लिए बहुत बहुत अब जब बात बागेश्वर की होगी तो कुछ खास शख्सियतों की बात जरूर होगी, और यहाँ उनके जिक्र के बगैर बागेश्वर का जिक्र अधूरा होगा। जी हाँ, आगे बात करेंगे बागेश्वर जिला आंदोलन टनकपुर रेल संघर्ष समिति के एक महत्वपूर्ण किरदार स्वर्गीय गुसाई सिंह दफोटी जी की, जिन्होंने जन संघर्ष के लिए अपना पूरा जीवन और अपने परिवार के हितों का भी बलिदान कर दिया। दफोटी जी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन, बागेश्वर जिला आंदोलन के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में एक सक्रिय भागीदारी निभाई और एक आंदोलनकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने MA LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आरामदायक जीवन जीने की बजाय जन कल्याण का रास्ता चुना और जन समस्याओं के लिए सदैव खड़े रहे। बयासी में उनकी शादी हुई थी। उस समय वो लखनऊ से लॉ करके यहाँ पहुँचे थे। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद फिर उन्होंने यहाँ जब ये राज्य आंदोलन चल रहा था तो उसमें उन्होंने भाग लिया। राज्य आंदोलन में उन्होंने हमेशा सक्रिय रहे, जिले के लिए लड़ाई लड़ी। बागेश्वर जिला बनाओ करके वे उस समय सचिव थे और अध्यक्ष ये गोविंद भंडारी जी को बनाया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय दफोटी जी रहे। वो जिले के लिए आंदोलन कर रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा कोई रोजगार नहीं था क्योंकि वो पैसे से वकालत करते थे, उसी से हमारा गुजारा चलता था। लेकिन जब वो इधर उधर रहते तो हमको बहुत परेशानी होती थी। हमारे पास पैसे, कोई ऐसा व्यवसाय भी नहीं था, ऐसा कोई संसाधन भी नहीं था। हम यहाँ किराए में रहते थे। उसमें मेरे को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि हम एक टाइम खाना खाते थे और बिना सब्जी के हमने कितने दिन समय ऐसे काटा है। धीरे धीरे मैंने सिलाई का कार्य शुरू किया। उसमें से जो भी कपड़े सिले या प्रशिक्षण दिया, उसी से मैंने अपना घर चलाया। तो दफोटी जी को जरा राहत जैसी मिल गई। जो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है बागेश्वर को जिला बनाने के लिए, उसमें मैं पूरी तरह से उनका सहयोग कर रही हूँ। अगर बीच रास्ते में मैं उनको छोड़ दूँ या मैं परेशान हूँ या मैं खाना पीना
हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा। इस तरह से उनको ऐसा कहने के बाद उनको घर बुला लूं तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। मैं भी उनके साथ हूँ। जो भी होगा, मैं अगर मेरे सुहाग मेरा रहेगा तो उनको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक जिला नहीं बन जाता हम पूरी उससे लगे रहेंगे। चाहे मेरे को भी कुर्बानी देनी पड़े, तो फौड़ी जी को कुर्बानी देनी पड़े, हम इसके पीछे नहीं हटेंगे। अपने बच्चे कैसे पाले होंगे। यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा खर्चा बचा करके दोफौड़ी जी के लिए भी सिगरेट भी पीते थे, लिखते भी थे, और उनके लिए जेल में लिखने के लिए और सामग्री के लिए तो मेरे को खर्चा भेजना पड़ता था। तो इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। उस समय हमको कोई देखने वाला नहीं था। बहुत कठिनाइयों के बाद जब वहाँ से लिखित आश्वासन मिला तो 7 महीना सेंट्रल जेल में रहने के बाद तब वो घर आए। सेंट्रल जेल में भी उनको इतने खूंखार आतंकवादियों के साथ रखा गया था। तो उन्होंने मेरे से कोई मतलब उन दिनों पत्रों का आदान प्रदान होता था, तो पत्रों के द्वारा उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा कि मैं इस स्थिति में हूँ या मेरे साथ इतना परेशानी हो रही थी, ये मैं ठीक हूँ, इतना ही कहने वाले हुए। तो मैं भी यहाँ से कोई कितनी भी परेशानियों में भी मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। इस तरह से हमारा चलता रहा कि आगे बढ़ते रहे। बागेश्वर की अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो दक्षिण में बिलौना सेरा और उत्तर में मंडल सेरा नाम के अत्यंत उपजाऊ समतल भूभाग हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सेरा भी कहा जाता है। कल कल करती सरयू के किनारे हरे भरे खेतों का ये मनोरम नजारा ऐसा प्रतीत होता है मानो कुदरत द्वारा स्वयं इस नगर को सजाया गया हो। नगर के समीप बिलौना सेरा का यह छोटा सा भूभाग, जो आज भी सासबारी का खेत भी कहा जाता है, इस खेत के मध्य में एक छपरी के आकार का टीला है, जिसे लोक मान्यताओं के अनुसार सास बहू के कलेऊ की डलिया भी कहा जाता है। एक लोक कथा के अनुसार जब आषाढ़ के महीने में खेतों में गुड़ाई अपने चरम पर थी, तो एक बुजुर्ग सास को यह चिंता सता रही थी कि उसका खेत छूट गया है। ये सब उसके लिए अपने मान का प्रश्न था। तब सास ने अपनी बहू के साथ एक योजना बनाई कि वे दोनों 4 दिन का काम एक ही दिन में कर डालेंगे। अगले दिन सुबह सास और बहू खेत में पहुंच गए और दिन के खाने की छपरी खेत के बीचों बीच रख दी गई और गुड़ाई के समाप्त होने के बाद ही खाना खाने की बात तय हुई। फिर दोनों ने कुटला लेकर खेत में गुड़ाई शुरू कर दी। दोपहर को तेज धूप में भूखी प्यासी सास बहू द्वारा खेत की गुड़ाई जारी रखी गई। शाम होते होते दोनों की गुड़ाई अंतिम चरम पर थी। जैसे ही गुड़ाई खत्म होने पर दोनों ने खाने की डलिया तक हाथ बढ़ाया, उससे पहले ही दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। इन्हीं सास बहू की याद में बिलौना सेरा में स्थित इस खेत को आज भी सासबारी के खेत के नाम से जाना जाता है।
हमारा कैसा लगा? कौन सा आपका? बढ़िया। अब बात करेंगे बागेश्वर नगर के एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन उत्तरायणी मेले की, जिसे स्थानीय लोक भाषा में उत्तरायणी कौती कहा जाता है। बागेश्वर कस्बा पुराने इतिहास और सुनहरे अतीत को संजोए हुए है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कुर्मांचल के विभिन्न स्थानों का विशेष वर्णन मिलता है, जिसमें बागेश्वर के गौरव का भी गुणगान किया गया है। बागेश्वर के सुनहरे अतीत में उत्तरायणी का भी गौरवमयी पृष्ठ है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि चंदवंशी राजाओं के शासनकाल से ही माघ मेले की नींव पड़ी थी। भगवान शंकर की इस भूमि में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के साथ साथ सरस्वती का भी मानस मिलन है। नदियों की इस त्रिवेणी के कारण ही उत्तरांचल वासी बागेश्वर को तीर्थराज के समकक्ष मानते हैं। मेले की सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का स्वरूप संगम पर नहाने का था। सरयू बगड़ पर मेले से कई हफ्तों पहले लोग छप्पर डालना शुरू कर देते थे। दूर दराज के गांवों के लोग मोटर मार्गों के अभाव में स्नान और अपने रिश्तेदारों कुटुंबजनों से मिलने की लालसा में कई दिन पैदल चलकर बागेश्वर को रास्ता लगते थे। धीरे धीरे स्वजनों से मिलने के आह्लाद ने हुड़के की थाप को ऊंचा किया। धीरे धीरे मेले में लोकगीतों और नृत्य की महफिलें सजने लगी। हाथ में हाथ डालकर स्वजनों से मिलने की खुशी से नृत्य गीत मेले का अनिवार्य अंग बनते गए। कांपती सर्द रातों में झोड़ा चांचरी, भगनौल, छपेली जैसी नृत्य विधाओं की एक मीठी खुशबू नगर के चारों ओर प्रकाश की तरह फैल जाती। नाचने गाने का जो सिलसिला शुरू होता तो वो सूर्योदय से पहले ही पक्षियों की चहचहाट के साथ ही समाप्त होता। धीरे धीरे मेले का ये स्वरूप बदलने लगा। मेला धार्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र बनता गया। भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंधों के कारण दोनों ही ओर के व्यापारी इस मेले का इंतजार करते। तिब्बती व्यापारी जहां ऊन, चंवर, नमक और जानवरों की खालें लेकर आते, तो भूटिया जुहारी लोग दन, कंबल, कालीन और जड़ी बूटियां लेकर आते और इस बीच स्थानीय व्यापार भी अपने चरम उत्कर्ष पर होता।
मेले की इस पृष्ठभूमि का लाभ आजादी के दीवानों ने स्वराज की बात को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उठाया। बागेश्वर की उत्तरेणी राजनीतिक जनजागरण के लिए प्रयुक्त होने लगी। स्वराज हुनेरछों की भावना गांव-गांव में पहुंचने लगी। सरयू बगड़ राजनीतिक हलचलों का केंद्र बनता जा रहा था। कांग्रेस के झंडे यहां देखकर हलचल प्रारंभ हो जाती। झंडा फहरता देख लोगों के झुंड आए इकट्ठे होते। खद्दर का कुर्ता पैजामा और सफेद टोपी पहने गांव-गांव से स्वयंसेवक आते। लोग बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और विक्टर मोहन जोशी जैसे नेताओं को सुनने के लिए हुजूम के रूप में उमड़ कर आते। आजादी के इतिहास के सबसे अहिंसक आंदोलनों में से एक आंदोलन कुली बेगार को खत्म करने की ऐतिहासिक घटना का भी बागेश्वर और ये सरयू तट गवाह है। असल में अंग्रेजों ने कुली उतार और कुली बेगार जैसी अमानवीय प्रथाएं पहाड़ वासियों पर लादी थी। एक समय था जब पहाड़ों में अंग्रेजों को अपना सामान लादने के लिए कुली मिलना बड़ा मुश्किल था। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में बोझा ढोने के लिए कुलियों के रजिस्टर बनाए गए थे। ग्राम प्रधान और पटवारी उन रजिस्टरों में से देखकर बोझा उठाने के लिए आवाज लगाते थे। साल 1921 की मकर संक्रांति के दिन बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और विक्टर मोहन जोशी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में डुबोकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया। और सही मायने में मानिए तो आजादी की असली शुरुआत इस बागेश्वर से हो चुकी थी। इस आंदोलन से प्रभावित होकर स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1929 में बागेश्वर का दौरा किया था। तो हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में जितने भी नगर हैं, जितने भी प्राचीन नगर हैं, पौराणिक नगर हैं, उनमें से बागेश्वर का नाम सबसे टॉप मोस्ट, सबसे प्राइम नगरों में लिया जाता है। उसका रीज़न ये है, नंबर एक तो यह भगवान बागनाथ की एक पवित्र धरा है और प्राचीन शहर है। उसके अलावा बताते हैं जन मान्यता ये है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगर का जो स्ट्रक्चर है वो भगवान शिव ने अपनी देखरेख में बनाया था, उनके प्रिय गण चंडीज द्वारा। तो ये सबसे बड़ा एक खास पॉइंट इस बागेश्वर नगर के लिए हमारी मैथोलॉजी में ये रहता है। दूसरा, यहाँ पर चंद्रवंशी शासनकाल का भी बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव नजर आता है। कत्यूरी और चंद्रवंशी शासनकाल का, जिसका उदाहरण इतना बड़ा सामने बागनाथ जी का ये मंदिर है। कत्यूरी शासक भूदेव ने जैसे बनाया था और उसके बाद उसके जो जीर्णोद्धार किया था, मंदिर जो बनाया था बड़ा रूप में, वो लक्ष्मी चंद जी ने किया था 1600 में। तो ये था हमारे बागेश्वर का पौराणिक महत्व। दूसरा, इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा इस देश में एकमात्र अहिंसात्मक बड़ा आंदोलन जिसे कहते हैं कुली बेगार आंदोलन था, जो कि सबसे बड़े अहिंसात्मक आंदोलन में गिना जाता है। तो इसके बारे में हमारे रमेश कृषक जी ने आपको बताया था। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी इस पर नहीं रखता, लेकिन उन्होंने आपको विस्तार से जानकारी दी। लेकिन मैं बागेश्वर को सबसे क्रीम और प्राइम नगरों में मैंने जो कहा, उसका एक उदाहरण ये भी है कि सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन का ये बगड़ जो है, ये गवाह है। आज भी यहाँ की फिजाएं, यहाँ की हवाएं, यहाँ का एक एक पत्थर, यहाँ का एक एक कण उस आंदोलन का गवाह है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें कुली बेगार के एक बड़े बोझ से मुक्ति दिलाई थी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये मेरा यही आखिरी मेरा कंक्लूडिंग ये मेरा वक्तव्य है। स्रोतों से मैंने आपको ये जानकारियाँ जुटाई, अलग अलग विद्वानों से, अलग अलग लोगों से मिल करके मैंने आपको बागेश्वर के नगर के बारे में मैंने जानकारी आपको पहुँचाने की मैंने कोशिश करी। तो इसी के साथ मैं आज
अपनी इस बड़ी वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। भगवान बागनाथ जी के सानिध्य में बैठा हूं। एक बड़ा मौका है अपने इस जन्मभूमि, अपने इस कर्मभूमि बागेश्वर को आपके सामने अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने का। तो यही था इस बागेश्वर नगर का एक सार। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस बागेश्वर नगर को अपनी 1 घंटे की वीडियो में समाहित कर सकूं, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के महत्व को। लेकिन जितना मुझसे हो सका, जैसे जैसे मैंने स्रोतों से जानकारियां ली, जैसे जो लोगों ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, उन स्रोतों की जानकारी इकट्ठी करके मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बागनाथ जी का मंदिर है, ये सामने गुरुद्वारा है और बगल में मस्जिद है। ये तीनों धार्मिक स्थल हमारे एक साथ हैं, तो एक हमारे इस स्थल की एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण देता है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा। आप अगर कोई भूल या कोई चूक या कोई त्रुटि मुझसे मेरे वक्तव्य के दौरान मेरी जानकारी में कोई रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करिएगा जहाँ तक हो सके। तो आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी।